इनपुट सिस्टम ऑफ द ट्रेनिंग, जिसमें नॉलेज और स्किल, यानी हमारा जो ओल्ड सिस्टम है, आप सिलेबस देखें, पुराना सिलेबस अगर आप देखें तो उसमें थियरी कितने आवर्स की है, प्रैक्टिकल कितने आवर्स का है, बस केवल थियरी और प्रैक्टिकल, यानी नॉलेज और स्किल केवल 2 ही कंपोनेंट है, और उस 2 कंपोनेंट को हम पढ़ाते थे। मीन्स एज ऑन टुडे ट्रेनिंग इनपुट बेस्ड, एज मेंशन्ड इन द करिकुलम, स्किल एंड नॉलेज वेयर इम्पॉर्टेंट। जो स्किल और नॉलेज आपके सिलेबस में दिया है, आज तक हम वही स्किल और नॉलेज पढ़ा रहे थे, लेकिन एनएसपीएफ आने के बाद 2013 में 27 दिसंबर 2013 को एनएसपीएफ का नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन हुआ था। उसके बाद सभी ट्रेड्स एनएसपीएफ अलाइन हुए। तो ऑन द एनएसपीएफ लेवल ट्रेनिंग इज नाउ आउटपुट बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटपुट। तो लर्निंग आउटपुट के अनुसार अब ट्रेनिंग चलती है। ऑल द इंस्ट्रक्टर मस्ट नो व्हाट इज द लर्निंग आउटपुट एंड हाउ टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटपुट। यानी सभी जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि लर्निंग आउटकम क्या होता है और लर्निंग आउटकम के अनुसार ट्रेनिंग कैसे प्रदान करना है विद्यार्थियों को। तो अगर शिक्षक को नहीं पता होगा, ट्रेनर को नहीं पता होगा, तो हाउ विल ही इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग और इम्पार्ट द ट्रेनिंग टू द अदर्स। तो अगर उसे नहीं पता है तो दूसरे को ट्रेनिंग कैसे दी। बेस्ड ऑन दिस लर्निंग आउटपुट, इस लर्निंग आउटपुट के आधार पर जो हमारा सिलेबस है, ये मेनली 2 भागों में से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जेनरिक लर्निंग आउटपुट, जेनरिक या जनरल जिसे कहें, जेनरिक लर्निंग आउटपुट, एंड दूसरा है स्पेसिफिक। जेनरिक लर्निंग आउटपुट एंड स्पेसिफिक लर्निंग आउटपुट। जेनरिक आउटपुट इज नॉट कनेक्टेड टू द रिलेटिव ट्रेड्स, जो कि आपके कंसर्न के ट्रेड से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उससे संबंधित होता है। जैसे वर्कशॉप कैलकुलस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंप्लॉयबिलिटी स्किल, साइंस एंड मैथ, तो ये जितने हैं इन्हें हम जेनरिक स्किल कहते हैं। एंड इसके लिए पूरे कोर्स में, चाहे 1 साल का कोर्स हो या 2, जैसे आपका है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स 2 साल का कोर्स है एज पर एनएसपीएफ लेवल 5, तो इस 2 साल में इस जेनरिक स्किल को एक वेटेज दिया जाता है, यानी 2 साल में इसको कुछ घंटे देके इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। दूसरा है स्पेसिफिक लर्निंग आउटपुट रिलेटेड टू योर ट्रेड्स। यह आपके ट्रेड से संबंधित होता है और इसको एक निश्चित समय में डिफाइंड सिलेबस के अनुसार इसको पूरा किया जाता है। ठीक है। अब इसको पूरा किया जाता है, कौन पूरा करेगा? इंस्ट्रक्टर पूरा करेगा। इंस्ट्रक्टर को भी पता होना चाहिए कि लर्निंग आउटपुट क्या होता है और लर्निंग आउटपुट के अनुसार किस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या बताना है, व्हाट टू टीच अंडर दिस टॉपिक। तो लेसन प्लान एंड डेमोंस्ट्रेशन प्लान्स आर नाउ प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटपुट। लर्निंग आउटपुट के आधार पर ही अब आपको लेसन प्लान और डेमोंस्ट्रेशन प्लान बनाना है। जितने भी ट्रेनिंग एक्टिविटीज हमारी हैं, ऑल द ट्रेनिंग एक्टिविटीज मस्ट बी planned and implemented in such a way that all the trainees are able to execute the learning output as defined in the syllabus। यानी हमें अपनी ट्रेनिंग एक्टिविटीज को इस तरह से प्लानिंग करना है, इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है कि सभी ट्रेनीज को लर्निंग आउटपुट के अनुसार जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त हो जाए। अर्थात टीचर को लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान शुरू करने से पहले ये स्पष्ट रूप से बताना होता है कि मैं आज आपको
लर्निंग आउटपुट का कौन सा भाग या कितना भाग या उससे रिलेटेड क्या स्किल होगा, क्या नॉलेज होगा, मैं आपको आज बताऊंगा। दैट मस्ट बी स्टेटेड प्रिसाइजली एंड क्लियरली बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। सेशन शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्टर बता दे, और क्लास के बाद में वो इंश्योर भी करे कि जो मैंने कहा था कि मैं ये बताऊंगा, क्या मैंने वो बता दिया, क्या विद्यार्थी ने वो प्राप्त कर लिया जो मैंने कहा था। अगर नहीं तो क्यों, इफ नॉट व्हाई, व्हाट इज द लेखना, कमी कहाँ रह गई और उस कमी को हम कैसे दूर करें। साथ में लर्निंग आउटपुट मस्ट बी रिलेटेड इन फ्री टेक्स्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आजकल जो आपका एनएसपीएफ है, या आप देखें जो अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस किया है, तो ऑलमोस्ट एनएसपीएफ उससे मैच करता है, ऑलमोस्ट बहुत सी बातें उससे मैच करती है। तो जो भी लर्निंग आउटपुट है वो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट से जुड़ेगा, क्या अपॉर्चुनिटी होगी, वो भी उनको बताना होता है। वो से बताएं कि क्या क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से इसको इम्पार्ट किया जाएगा। ट्रेनिंग का डिलीवरी यानी इंपॉर्टेंट द ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनर है जो ट्रेनिंग देता है, ही मस्ट हैव द क्लियर कंसेप्ट एंड नॉलेज। इसकी एकदम क्लियर कंसेप्ट हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्हाट स्किल और कॉम्पिटेंसी द ट्रेनिंग विल एबल टू परफॉर्म। कौन सा स्किल, कौन सा नॉलेज, कौन सी कॉम्पिटेंसी, इसके बाद हमारा विद्यार्थी करने में सक्षम होगा। यानी एक पॉइंट इसमें और है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और हम ये कैसे पता करें कि जो हमने पढ़ाया हमारे विद्यार्थी ने वो सीख लिया एज ही गॉट इट और नॉट। तो उसके लिए कुछ असेसमेंट का प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं, एनएसपीएफ में आप देखें उसे हम कहते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया। तो in terms of learning output, assessment is carried out to measure the performance of trainees as per predefined assessment criteria। जो आपके सिलेबस में हर लर्निंग आउटपुट, अगर आप सिलेबस देखें जो एनएसपीएफ अलाइंड सिलेबस है और इसके पहले का 2014 या 15 तक 16 तक भी है, या पुराने सिलेबस भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का मिल जाएगा और अभी एनएसपीएफ अलाइन मिल जाएगा। दोनों को आप कंपेयर करें तो थियरी और प्रैक्टिकल से पहले आप देखेंगे लर्निंग आउटकम एंड असेसमेंट क्राइटेरिया, टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। द लेसन प्लान एंड डेमोंस्ट्रेशन प्लान नाउ मस्ट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम corresponding to this assessment criteria। कि ये लर्निंग आउटकम यानी हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है वो इंडिविजुअल टीचर की अपनी क्वालिटी और कैपेबिलिटीज है, लेकिन क्या पढ़ाएंगे वो आपके सिलेबस में दिया है। क्या विद्यार्थी सीख लेगा वो भी आपके सिलेबस में है, और इसके बाद क्या विद्यार्थी ने सीख लिया जो हम पढ़ाना चाहते थे या नहीं, तो उसके लिए असेसमेंट क्राइटेरिया। तो असेसमेंट क्राइटेरिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस। तो टीचर मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट द लर्निंग आउटपुट इन द क्लास, एंड आफ्टर लर्निंग आउटपुट based on the predetermined assessment criteria, test items has to be designed and conducted। तो जो लर्निंग आउटपुट है, लर्निंग आउटपुट के आधार पर वो क्लास लेगा, फिर वो टेस्ट लेके ये सुनिश्चित कर लेगा कि जो मैंने पढ़ाया था क्या विद्यार्थियों ने वो प्राप्त कर लिया, और इसका रिकॉर्ड भी रखना होता है। यानी हर लर्निंग आउटकम कंप्लीट होने के बाद
देयर मस्ट बी ए टेस्ट, चाहे आप उसे सेशनल टेस्ट कह ले, क्लास टेस्ट कह ले, रिटेन या ओरल, या प्रैक्टिकल है तो कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान हो, कुछ काम करना हो, कुछ जॉब बनाना हो, असेंबल करना हो या बिल्ड करना हो, जो भी। तो जितने भी ये हैं, कुछ वीडियोग्राफी हो, सम रिकॉर्ड्स हो, तो एज पर एनएसपीओ अब आपको सभी ट्रेनिंग्स के हर लर्निंग आउटपुट का एक रिकॉर्ड रखना होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेनीज पोर्टफोलियो। ट्रेनीज पोर्टफोलियो, एंड वी हैव टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ दिस। वी हैव टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ दिस। थोड़ा सा बता दूं आपको, असेसमेंट क्राइटेरिया में दो तरह के असेसमेंट होते हैं, जो आपके असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, जो पीओटी का एक अलग चैप्टर है, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, इसमें बताया जाएगा। बट फॉर्मेटिव एंड समेटिव आर द टू क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट पैरामीटर टू ascertain or to ensure the learning progress of the trainees as per the learning output, and also evaluate the perspective of the training accordingly। यानी समेटिव, फॉर्मेटिव और समेटिव दो तरह के ये असेसमेंट पैरामीटर्स जो एनएसपीएफ में डिफाइंड है, इसके अनुसार आप लर्निंग आउटपुट को असेस करके ये पता कर लेते हैं कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और क्या सीखा, और साथ में जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो कितनी प्रभावशाली है, कितना इफेक्टिव है, उसका भी आपको पता चल जाता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग आउटपुट, assessments are used to measure the performance of skill performed by the trainees। यानी लर्निंग आउटपुट को असेसमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है। असेसमेंट के द्वारा आप क्या मेजर करते हैं कि विद्यार्थी की कार्य कुशलता की जो दक्षता है या कार्य कुशलता का जो कौशल है, वह आवश्यक स्तर यानी एक्सपेक्टेड लेवल तक प्राप्त हुआ या नहीं, उसको आप मेजर करते हैं। और एक इसके अनुसार मेजर करते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है असेसमेंट क्राइटेरिया, उसके अनुसार आप इसको मेजर करते। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो इन बिटवीन द ट्रेनिंग यानी हर लर्निंग आउटकम का होना चाहिए, जो टीचर के द्वारा होता है, वो रिकॉर्ड बनाते हैं, 100 मार्क्स के आसपास होता है। और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग समेटिव कंडक्टेड बाय एनसीबीटी, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, तो वो असेसमेंट उसमें आएगा। मैं उसमें इतना डिटेल्स नहीं जाऊंगा, बट इट इज ए ब्रीफ। और आपको एनएसटीएफ क्या है, एक ब्रीफ आइडिया जरूर होना चाहिए एज ए टीचर। और एनएसटीएफ के अनुसार आपका सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आपको जानना चाहिए। तो वो किसी और दिन हम उस पर एनएसटीएफ आधा घंटे 1 घंटे का क्या एनएसटीएफ होते हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं, और जो हमारे आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है, कैसे वो कोरिलेट या कोलिंक करता है। ठीक है, उस पर हम चलते हैं। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट्स पे, हमारा स्किल पॉइंट्स। कुछ पार्ट्स हैं जैसे स्किल, कुछ डिफिनीशंस, छोटे छोटे डिफिनीशंस है। जैसे स्किल क्या होता है? अब वोकेशनल एजुकेशन में चाहे आईटीआई में पढ़ाया जाता है या फिर आप हमारे यहाँ एनएसटीआई में आते हैं फॉर उसी के एडवांस ट्रेनिंग के लिए, तो जनरली हम 3 तरह का स्किल जनरली भी इम्पार्ट 3 काइंड ऑफ स्किल। यानी जो हमारा सीटीएस प्रोग्राम है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम जो है उसके अंतर्गत हम 3 तरह की स्किल देते हैं। और ये स्किल होता है कॉग्निटिव स्किल, COGNI,
COGNITIVE, कॉग्निटिव स्किल। स्किल यानी दक्षता या कौशल, कॉग्निटिव मतलब ज्ञान, मेंटल, मानसिक कौशल या दक्षता, जिसे हम ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान का कौशल। जो आपको थियरी क्लास में दिया जाता है, ज्ञान का कौशल यानी जिसे आप माइंड में रख सकते हैं। कुछ बताता है टीचर, अगर टीचर ने जो भी बताया उसे आपने सुन लिया, उसे आपने याद कर लिया, और जब आपसे पूछा गया तो आपने उसे उसी तरह बता दिया। अगर आप उसे उसी तरह बताने में सक्षम हैं, इट मींस यू हैव गॉट द कॉग्निटिव स्किल, यानी ज्ञान का कौशल आपको प्राप्त हो। तो इसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, रिटेनिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवीलिंग दी, क्या जो शिक्षक ने बताया, शिक्षक ने क्या बताया, प्रोसेस, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कॉमन टर्म्स, बेसिक फैक्ट्स ऑफ एनी सिस्टम, पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन और इक्विपमेंट्स। किसी भी मशीन, इक्विपमेंट, सिस्टम, पार्ट्स का पर्पस बताया, प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स बताया, कॉमन टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट बताया। जैसा शिक्षक ने बताया वैसा आपने रिकॉर्ड कर लिया, यानी आपने सुना, आपने सुना, जैसा आपने सुना और वैसा ही आपने अपने माइंड में, क्योंकि जो हम सुनते हैं कानों के माध्यम से, यानी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो कानों के माध्यम से आपने सुना, ऑडिटरी नर्व उसे ब्रेन तक ले जाती है। अब जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतनी ही अच्छी तरह यह आपके माइंड में स्टोर होगा। अब यहां मैं बोल रहा हूं, आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं ये तो आप जानते हैं। तो जब जितने ध्यान से आप इसे सुनेंगे, क्योंकि जो कुछ भी सेंसरी नर्व्स हमारे, जैसे आंखें हैं आप देखते हैं, कान से आप सुनते हैं, जीभ से आप टेस्ट करते हैं, नाक से आप सुनते हैं, स्किन है टच करते हैं। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, these are the external stimulus of the body to the environments। बाह्य जगत से या बाह्य जगत की संवेदनाएं इसके माध्यम से हमारे माइंड तक पहुंचती हैं। अब आप जितना अच्छे से सुनते हैं, यानी जो आपके सुनने की तीव्रता है, हमारे आंख में, कान में, नाक में, सबके पीछे एक नर्व होता है। जैसे जो आप सुनते हैं वो एकॉस्टिक नर्व उसके पीछे होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में वो बदल जाता है और वो माइंड में जाता है। तो जितने ध्यान से आप सुनेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स उतनी ही ज्यादा होगी और आपके माइंड में स्टोर होगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, यानी शिक्षक ने, इंस्ट्रक्टर ने जो बताया, जिस तरह बताया आपने सुना, उसे रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा होता है रिटेनिंग, रिटेन यानी बनाए रखना, रिटेन यानी बनाए रखना, उसे उसी रूप में बनाए रखना जिस रूप में बताया। थर्ड स्टेप होता है कि बार बार उसे रिपीट करना, पुनरावृत्ति करके जो आप भूल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। सेकंड चैप्टर आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में आप देखें, फॉरगेटिंग एक पॉइंट से जो कुछ भी आप याद करते हैं उसका 48% 24 आवर्स में भूल जाता है, वो ह्यूमन नेचर है। तो कोई चीज हम रिटेन करें माइंड में, यह आवश्यक है कि उसे बार बार दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, फिर उसको उसी रूप में बनाए रखने के लिए, रिटेन करने के लिए आपको उसे दोहराना पड़ता है। थर्ड स्टेप है रिकॉग्नाइज, पहचानना।
माइंड हमारा एक मेमोरी सिस्टम है जिसमें बहुत कुछ स्टोर होता है। कब क्या पूछा गया वो उसे पहचानना भी पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि जनरली 2 अगस्त क्या है, तो ऑलमोस्ट लोग कहेंगे ये गांधी जी का बर्थडे है। बट लाल बहादुर शास्त्री जी का भी 2 अगस्त को ही बर्थडे था, वो नहीं कोई याद रखता है। तो रिकॉग्नाइज करना कि क्या हम बताया, क्या हमें बताना है, और देन रिवील, फिर उसे उसी रूप में रिवील, री माने पुनः, वील मींस बाहर निकाल देना या कह देना, रिवील। तो रिकॉर्ड, रिटेल, रिकॉग्नाइज एंड रिवील। रिकॉर्डिंग, retailing, recognizing and revealing are common terms, principle, process as stated by the instructors whenever it is being asked। जब आपसे पूछा गया, जैसा आपको बताया गया, उसी रूप में उसी प्रकार आपने कह दिया, तो हम कहेंगे you have got the cognitive skill, ज्ञान की दक्षता आपको प्राप्त हो गई। दूसरा स्किल होता है अफेक्टिव स्किल। अफेक्टिव स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इट इज कनेक्टेड विद द इमोशन एंड फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल। इमोशन ये साइकोलॉजी का पार्ट है, बट इमोशन यानी आपका आवेश, फीलिंग्स यानी अनुभूति। काली वाला, हाँ मीठा हल्का सा पानी बोल देंगे, थोड़ा सा एक गिलास पानी। हाँ, तो इमोशंस यानी आवेश और फीलिंग्स यानी आपकी अनुभूति, आपकी सोच, अंतर्मन की सोच। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द क्राउन ऑफ क्रिएचर। व्यक्ति जो होता है सभी जीव जंतुओं का एक सरताज है या सरमौर है। ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दिया है, सब में है, बट हमें मनुष्य में सबसे ज्यादा है। कोई भी आपको कुछ कहता है तो आप भले उसका जवाब सामने न दे, लेकिन मन में आप प्रक्रिया जरूर करते हैं। जैसे आज एक क्लास चल रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे मुझे कुछ फायदा होगा, क्या आगे कुछ फायदा होगा एग्जाम में, या कहीं मैं टीचर बनूंगा, जब मैं टीचर बनूंगा तब मुझे फायदा होगा। अगर आपका माइंड कहता हाँ कुछ फायदा होगा, तब आप ध्यान देंगे, तब आप पढ़ेंगे, चाहे वो क्लास हो, चाहे कुछ हो, चाहे मोटिवेशन हो। मोटिवेशन भी इसी से आता है, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, यानी अंतर मन के भाव। तपस्या में भी कहते हैं मुनि जी, मैं आंख मूंद के बैठ जाओ तो मन में क्या है नहीं, मन में आपके क्या आ रहा है वो तो आप ही समझ पाएंगे, दूसरा नहीं देख पाएगा। तो इस समय आपके मन में क्या है कि हमें पढ़ना चाहिए, जो बता रहे हैं ये जरूरी है। तो इमोशंस एंड फीलिंग यानी योर एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ द वैल्यूज, 4 चीजें होती हैं जो व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, एंड perception of values, perception of values, मूल्यों के प्रति आपकी अंतर भावना। अब ये मूल्य कुछ भी हो सकते हैं। मूल्य ये भी हो सकता है कि मैं अनुशासित रहूं, सुबह 5 बजे उठना है तो मैं डेली 5 बजे उठ जाता हूँ, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो। क्लास में 8 बजे आना है तो 8 बजे मैं आ जाता हूँ। डेली 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। जो ऑफिस में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मुझे ईमानदारी से काम करना है। तो कहते हैं ना, एक साधु ने अपने 2 चेलों को बोला कि भाई जहां कोई न दिखाई दे वहां इस कबूतर को मार दो और आ जाओ। एक चेला था, गया
झाड़ी के बीच में और कबूतर को मार के आ गया। दूसरा उसको वापस लाया। गुरुजी ने पूछा, भाई तुमने मार दिया? बोले हाँ, आपने कहा था कि जहां कोई ना हो, तो झाड़ी में कोई नहीं था, मैंने वहां मार दिया। बोले तुमने क्यों नहीं? बोले ईश्वर तो सब जगह है, वो सब देखता है। तो जिसके मन में ये है कि वो सब देखता है, तो मैं कोई भी गलत काम अगर कर रहा हूं तो वो देख रहा है। तो हमारे जो नैतिक वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, मूल्य है, आप ज्यादा हाई में मत जाए, अपने लेवल पे सोचें कि आपके क्लास से संबंधित या आपके फ्यूचर योजना आपकी क्या है, किस एम्प्लॉयमेंट में आप जाना चाहते हैं, अभी लॉकडाउन का समय आप कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब आपके परसेप्शन ऑफ वैल्यूज है। कोई बहुत अच्छी तरह से इसे यूटिलाइज कर रहा होगा, सुबह से कम 2 घंटे 4 घंटे, कोई आराम से खा के घर में सो रहा है, मस्ती कर रहा है अपने भाई बहनों के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ यू परसीव योरसेल्फ टुवर्ड्स योर वैल्यू एंड टुवर्ड द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, समाज के मूल्यों के प्रति और आपके अपने मूल्यों के प्रति आपकी क्या अभिधारणा है। वह आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ आपके जीवन पथ को प्रशस्त करने में सहायक होता है। इट विल मेक योर पाथ क्लीन एंड accessible for your success। चले, उतना मैं नहीं जाता हूं, हम अपने पाते हैं। तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए अफेक्टिव स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस कौशल में हम चाहते हैं कि विद्यार्थी का दृष्टिकोण भी बदले, आपका दृष्टिकोण, एप्टीट्यूड्स बदले, परसेप्शंस टुवर्ड्स द वैल्यूज, इमोशंस एंड फीलिंग, सोचने का तरीका, एनालाइज करने का तरीका, पॉजिटिव अप्रोच, ये सब भी हमारे ट्रेनिंग का अंग है। वो इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी क्लास में 50 बच्चे होते हैं, कोई 100% मार्क्स पाता है और कोई फेल हो जाता है, वही टीचर सबको पढ़ाता है। क्यों? उसने अलग से कोई कोचिंग नहीं किसी को दिया, बट बिकॉज ऑफ योर अफेक्टिव स्किल। ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस ऑफ द वैल्यूज, ये डिटरमाइन करता है कि व्यक्ति सफल होगा कि नहीं होगा। ह्यूमन नेचर में ईश्वर ने केवल 2% या 3% को जीनियस बताया है। जैसे शकुंतला देवी, वो जीनियस है, गॉड गिफ्टेड, 2%, बट 80% आर लेबोरियस। अभी आईएएस का निकला है 890 या कितने आईएएस हुए हैं, देखिए 70% का बायोडाटा, हाई स्कूल में 50% मार्क्स पाए। ऐसा नहीं कि जो 100% हाई स्कूल में पा गया वो आईएएस बन जाएगा या वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है, ऐसा नहीं। बट नेवर, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका साहस, आपका अंतर्मन का बल, करेज, कन्विक्शन, कंपैशन, क्लैरिटी, कमांड, कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग योर कैरियर। चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया। और आप एज ए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये समय आपका 2 साल 3 साल है, अगर आपने इसे अच्छी तरह यूटिलाइज किया तो आप कहीं आगे बढ़ सकते हो। तो हमारे एप्टीट्यूड्स भी डेवलप हो, इसके लिए अफेक्टिव स्किल होता है। एंड थर्ड हम देते हैं साइकोमोटर स्किल। साइको मीन्स माइंड एंड मोटर पीस एक्टिविटीज, यानी माइंड, कोई भी कार्य आपको करना, आप कंप्यूटर अगर ऑन भी करना है तो कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, क्या उसका तरीका है,
किस बटन को प्रेस करना है, कहाँ क्लिक करना है। अगर ये आपको नहीं आता होगा तो आप कंप्यूटर भी नहीं ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए पहले किसी भी कार्य को करने से पहले कार्य का क्रम हम सीखते हैं, जिसको हम थियोरेटिकल नॉलेज और कॉग्निटिव स्किल कहते हैं, वो माइंड में होता है। तो जो माइंड में होता है, माइंड ही डायरेक्ट करता है हाथ को कि माउस से आप क्लिक करो, यानी मोटर एक्टिविटीज हाथ के द्वारा या पैर के द्वारा या हमारी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। और लेकिन उससे पहले हमें ज्ञान जरूरी है, इसलिए थियोरेटिकल क्लास में हम किसी भी मशीन का, किसी भी सिस्टम का थियोरेटिकल ज्ञान देते हैं। उस थियोरेटिकल ज्ञान का आप उपयोग करके किसी कार्य को, जैसे डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ना है, तो डायोड क्या होता है, पी और एन जंक्शंस क्या होते हैं, और बैटरी में आपको कैसे लगाना है, ये पहले बता दिया जाता है। और उस थियोरेटिकल नॉलेज को हम कॉग्निटिव स्किल कहते हैं, जिसे आप रिकॉर्ड, रिटेल और रिकॉग्नाइज करते हैं। अब उसी का उपयोग करके जब आप करने जाते हैं तो माइंड ही डायरेक्ट करता है कि ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है तो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो, निगेटिव है तो निगेटिव से जोड़ दो। नाउ इट इज फॉरवर्ड बायस। तो इसे कहते हैं साइकोमोटर स्किल, यानी कार्य की दक्षता। तो हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में हम 3 तरह की दक्षता विद्यार्थियों को देते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव स्किल, दूसरा अफेक्टिव स्किल और तीसरा साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर स्किल, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल में मेंटल एबिलिटी होता है, यानी आपके कॉग्निटिव स्किल में जो कुछ भी होगा आप उसे हेड में यानी माइंड में उसको स्टोर कर लेते हैं।